हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षास्त्र एजुकेशन। माय नेम इज मैत्री और मैं हूं आपकी साइंस टीचर और हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। और मैं आज लेकर आ गई हूं उस चैप्टर का पार्ट 2। आई होप कि आप सभी ने पार्ट 1 अच्छे से देखा होगा और आपको अगर कोई डाउट्स हैं तो आपने कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताया होगा। विद दैट नोट आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क कि आप सभी कैसे हैं। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड प्रोवाइडिंग सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स टू योरसेल्फ। अपनी बॉडी को सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स दे रहे होंगे ताकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, आपका कंसंट्रेशन भी बना रहे। विद दैट नोट लेट अस प्रोसीड अहेड विद टुडेज वीडियो। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे अबाउट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हमने डिस्कस किया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जिसके डिटेल में हम माउथ और ईसोफेगस के बारे में पढ़ चुके थे और आज हम बाकी के ऑर्गन्स भी डिस्कस करेंगे। तो लेट अस मूव अहेड। तो सबसे पहले हम आज किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? स्टमक के बारे में। स्टमक क्या है? इट इज अ जे शेप्ड ऑर्गन विच इज कमिंग आफ्टर ईसोफेगस। ईसोफेगस ओपन होता है इनटू द स्टमक। स्टमक के दोनों एंडिंग जो होते हैं, स्टमक अगर मैं बात करूं सो स्टमक यहाँ से इस तरह से कुछ जे शेप्ड ऑर्गन है, राइट। सो अगर हम बात करते हैं स्टमक की, तो स्टमक जो है ये ईसोफेगस से आ रहा है फूड और यहाँ पे इट विल बी कनेक्टिंग टू स्मॉल इंटेस्टाइन। दोनों ही जगह पे वॉल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड के मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं। यानी कि फूड अगर एक बार आपका स्टमक में आ गया तो कुछ समय के लिए उसे स्टमक में रहना ज़रूरी है। अब फूड ईसोफेगस से स्टमक में आता है। स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कुछ ग्लैंड्स जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये जो ग्लैंड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो रहते हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं, डाइजेस्टिव जूस, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस में इंपॉर्टेंटली प्रेजेंट होता है HCl। अब आप कहेंगे कि आपके स्टमक में एसिड है, तो हाँ, आपके स्टमक में एसिड है और उसका होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि फूड प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो तो फूड का जो मीडियम है वो न्यूट्रल से एसिडिक होना बहुत ज़रूरी होता है। और वो किसकी वजह से होता है? HCl की हेल्प से। अब HCl जब तक नहीं एक्ट करता है फूड पे, तो जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम गैस्ट्रिक जूस में ही प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं पेप्सिन, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? पेप्सिनोजन के फॉर्म में। पेप्सिनोजन यानी कि इनएक्टिव पेप्सिन, ठीक है। इसके अलावा प्रेजेंट होता है म्यूकस। म्यूकस का क्या काम है? अब आपके पेट में अगर एसिड है यानी स्टमक में अगर एसिड है तो अब उस एसिड से अपनी स्टमक की इनर लाइनिंग को, किसी चीज़ को तो बचाना पड़ेगा। अगर एसिड आपके स्टमक की इनर लाइनिंग के कांटेक्ट में बहुत आती रहेगी तो अल्सर जैसी बीमारी हो सकती है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अननेसेसरी च्युइंगम नहीं खाते रहना चाहिए। हाँ, इट विल गिव यू गुड जॉ लाइन, पर आपके ब्रेन में तो मैसेज जा रहा है कि आप कुछ च्यू कर रहे हो, राइट। अब आप च्यू कर रहे हो और ब्रेन में ऐसा मैसेज जा रहा है लेकिन स्टमक में कुछ नहीं जा रहा, लेकिन स्टमक तब भी गैस्ट्रिक जूस रिलीज करेगा, HCl का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ सकता है, राइट। सो इस कंडीशन में आपको हर चीज़ थोड़ा सा लिमिट में करनी चाहिए, राइट। सो यस, सो स्टमक इज अ जे शेप्ड ऑर्गन जिसमें प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या काम कर रहे हैं? दे आर हेल्पिंग with the secretion of gastric juices. Gastric juices में प्रेजेंट है HCl, पेप्सिनोजन और म्यूकस। HCl फूड का मीडियम चेंज करता है, एसिडिक बनाता है। इसके अलावा जो आपके फूड में कुछ बैक्टीरिया वगैरह हैं तो उससे आपके फूड को डिसइंफेक्ट कर देता है। फिर पेप्सिनोजन की बात करते हैं। सो पेप्सिनोजन एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो कि प्रोटीन का ब्रेक डाउन कर रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे म्यूकस की। सो म्यूकस आपके स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ HCl। पेप्सिन क्या है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स जो कि डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। प्रोटीन आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फूड का, लाइक, और प्रोटीन को एज इट इज आप एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो प्रोटीन सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो रहा है, जिसकी शुरुआत हो गई पेप्सिनोजन से। आगे बढ़ेंगे। अब फूड कहाँ पहुँचा? जब स्टमक में डाइजेशन हो जाता है तो फिर क्या होगा?
आपका फूड कहाँ पहुंचेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो सब कोइल्ड स्ट्रक्चर होता है, अराउंड देखिए 7.5 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। क्योंकि उसका डायामीटर स्मॉल है इस वजह से आप उसे स्मॉल कहते हो। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 रीजन है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ड्यूडेनम फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जहां से आपका लिवर और पैंक्रियाज कनेक्टेड होते हैं। लिवर जो कि रिलीज कर रहा है बहुत इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव जूस, जिसे हम कहते हैं बाइल जूस। बाइल जूस स्टोर्ड होता है गॉल ब्लेडर में और बाइल डक्ट के थ्रू आ रहा है ड्यूडेनम में, ठीक है। जब फूड का डाइजेशन स्टमक में कंप्लीट हुआ तो फूड कहाँ पहुंचा? इट विल रीच टू ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में क्या हुआ? ड्यूडेनम में फूड का डाइजेशन हुआ बाय द एक्शन ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस एक ऐसा डाइजेस्टिव जूस है जिसके पास किसी भी तरह का कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, लेकिन तब भी प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्यों इट इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल? इट इज प्लेइंग अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट रोल क्योंकि ये आपके फैट को इमल्सिफाई करता है ताकि वो डाइजेस्ट हो पाए। फैट आपको पता है प्रोटीन से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, तो उसके छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में ब्रेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। सो वो बाइल जूस करते हैं। इसके अलावा फूड का मीडियम अभी तक आपका एसिडिक था, उस मीडियम को चेंज करना ज़रूरी है, वरना पैंक्रियाज से आने वाला पैंक्रियाटिक जूस आपके फूड पे किसी भी तरह का कोई भी काम नहीं कर पाएगा। तो फिर बाइल जूस की हेल्प से फूड का मीडियम चेंज हो जाता है फ्रॉम एसिडिक टू एल्केलाइन। तो इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट ड्यूडेनम में 2 इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड होते हैं, लिवर और पैंक्रियाज। लिवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का और पैंक्रियाज सेकेंड लार्जेस्ट। It is reddish brown in color which is situated in the upper part on the right side of your abdominal abdomen, right, and it is the largest gland of the body। और क्या सिक्रीट कर रहा है? बाइल जूस। और इसको स्टोर कहाँ कर रहे हैं हम? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर से बाइल डक्ट बाइल जूस को लेकर कहाँ जा रही है? इट विल टेक इट टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। Then here, as I told you, bile is a very important digestive juice. It is helping with the digestion of fats and making it simpler, ठीक है। अब हम बात करेंगे अबाउट द पैंक्रियाटिक जूस। तो पैंक्रियाटिक जूस जो रहते हैं वो पैंक्रियाज रिलीज करते हैं और पैंक्रियाज जो है, जो पैंक्रियाटिक जूस है वो अलग अलग कंपोनेंट्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स के लिए वो अलग एंजाइम रिलीज करते हैं, प्रोटीन के लिए अलग, फैट के लिए अलग। इस तरह से जो पैंक्रियाटिक जूस होता है वो मोस्ट पोटेंट डाइजेस्टिव जूस होता है। मोस्ट पोटेंट यानी सबसे इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव जूस होता है। मैक्सिमम पार्ट ऑफ द डाइजेशन इज कंप्लीटेड बाय द इफेक्ट ऑफ pancreatic juice in the action of the pancreatic juice on the food. Okay, now after completing the process of digestion with the bile juice and the pancreatic juice, food will move to the other part, दूसरे पार्ट में पहुंचेगा। वो दूसरा पार्ट है जेजुनम। जेजुनम में अपने खुद के ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। जेजुनम में प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ओके, ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड रिलीज करते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस। और ये इंटेस्टाइनल जूस जो है ये बेसिकली ब्रेक डाउन कर देता है फूड का लास्ट में कंप्लीट ब्रेकडाउन, यानी कि प्रोटीन अब अल्टीमेटली किस चीज में कंप्लीट कन्वर्ट हो चुका है? अमीनो एसिड में, ठीक है। किसी भी तरह का स्टार्च यानी कि कॉम्प्लेक्स शुगर कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो चुकी है? ग्लूकोज में। ये सबसे सिंपलेस्ट यूनिट है, ठीक है। अब इसके बाद होगा आपका प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में प्रेजेंट होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे हम कहते हैं विलाई। ओके, जो विलाई होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इस तरह से होते हैं विलाई।
they are going to increase the surface area for the process of absorption. आपने देखा होगा किसी भी चीज को मैं फैला के रखूंगी तो क्या होगा, उसको मैं मैनेज करना आसान नहीं होगा, है ना, वो ज्यादा जगह ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। लेकिन वहीं आपकी कबर्ड में आपने किसी चीज को फोल्ड करके रखा तो एक ही चीज में कहीं ज्यादा स्टोरेज हो सकता है ना। तो इसी तरह से ये जो फोल्ड्स हैं ये इंक्रीज कर रहे हैं सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इसके अलावा ये थिन होता है, रिचली सप्लाइड होता है विथ ब्लड कैपिलरीज, तो फूड इजीली डिफ्यूज हो जाता है इनटू द ब्लड, है ना, न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूज हो जाते हैं इनटू द ब्लड एंड द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन कैन बी डन इजीली हियर। ओके, अब जो एब्जॉर्ब फूड है वो ब्लड में पहुंचा और ब्लड के थ्रू इट इज गोइंग टू रीच टू योर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड देन दे विल बी यूटिलाइज्ड फॉर देयर रिस्पेक्टिव पर्पसेस। जैसे ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन हो जाएगा एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए, कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोटीन्स का यूटिलाइजेशन होगा ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए, फैट्स को हम फर्दर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं क्योंकि फैट्स जो है वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, राइट। सो इस तरह से आपका डाइजेशन का कौन कौन से स्टेप्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन। अब हम लास्ट पार्ट में हैं जो उसको हम कहते हैं इजेशन। इजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। अब हम बात करेंगे ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, इट टेक्स प्लेस इन द लार्ज इंटेस्टाइन एज सून एज द फूड इज एब्जॉर्ब्ड। यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन हो गया। सो सीकम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर लार्ज इंटेस्टाइन जो कि कनेक्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को। ये हेल्प करता है टू पास द अनडाइजेस्टेड वेस्ट फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज। अब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ये जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड असेंडिंग कोलोन and this part of colon is called descending colon और ये वाला पार्ट जो है इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स, ओके, कोलन। सो इस तरह से कोलन में होता है रीएब्जॉर्प्शन, कुछ वाटर, एसेंशियल सॉल्ट्स वगैरह का रीएब्जॉर्प्शन होना होता है तो कोलन में हो रहा है। फिर रेक्टम जो पार्ट है, रेक्टम में अनडाइजेस्टेड फूड कुछ समय के लिए स्टोर होता है और फिर एनस के थ्रू इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज इजेशन। इजेशन और एक्सक्रीशन दो अलग अलग प्रोसेसेस हैं, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। इजेशन में हम अनडाइजेस्टेड फूड की बात करते हैं, एक्सक्रीशन में हम नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करते हैं। आपको एक्सक्रीशन के बारे में भी नेक्स्ट चैप्टर में है, राइट। सो हम पहले ही बता रहे हैं कि इजेशन और एक्सक्रीशन दो अलग अलग प्रोसेस हैं और दोनों में अलग अलग सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अब ये तो थी डाइजेशन इन ह्यूमंस की बात। अगर मैं बात करूं अबाउट द रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स में क्या आते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स, ओके। सो ग्रास ईटिंग एनिमल्स आर नोन एज रूमिनेंट्स, जैसे कि बफेलो है, काऊ है, ठीक है, और अलग अलग कैटल्स होते हैं, राइट। दे आर परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ रूमिनेशन। आपको पता है उनके पास एक स्टमक होता है रादर देन मेन स्टमक, जिसमें वो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जिसे हम कड कहते हैं उसे स्टोर करके रख लेते हैं कुछ समय के लिए और फिर वो फूड बार बार उनके माउथ में आता जाता है और वो कंटिन्यूस च्यू करते रहते हैं। आपने देखा होगा काऊ, बफेलोज, दे आर च्यूइंग थ्रू आउट द टाइम। वाई? बिकॉज इनिशियली उनका फूड डायरेक्टली डाइजेस्टिव सिस्टम में जाने से पहले पार्शियली डाइजेस्ट होता है और आप उनके उस रिस्पेक्टिव स्टमक में स्टोर होता है, ठीक है, और फिर इट इज कमिंग बैक टू द माउथ एंड दे आर च्यूइंग इट अगेन एंड अगेन। ये प्रोसेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो ग्रास ईटिंग है और ग्रास में प्रेजेंट होता है सेल्यूलोज जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ शुगर है, ठीक है। तो उसके डाइजेशन के प्रोसेस के लिए प्रोसेस ऑफ रूमिनेशन बहुत ही जरूरी होता है, राइट। सो रूमिनेशन इज डन बाय द बैक्टीरिया विच इज प्रेजेंट इन द रूमेन, ओके। रूमेन उनका जो स्टमक होता है उसे कहते हैं और उसमें सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है, ठीक है। ह्यूमंस यानी कि हम ये कॉम्प्लेक्स सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं कर सकते,
हम नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम घास, पेड़, पत्ती ये सब नहीं खाते, क्योंकि हमारे अंदर ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। हमारे बॉडी का हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इस तरह से डिज़ाइन नहीं है कि वो उस तरह के प्रोसेस ऑफ डाइजेशन को कंप्लीट कर पाए। ठीक है, कुछ एनिमल्स जैसे कि रैबिट, हॉर्सेस, इनमें लार्ज सैक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सीकम कहते हैं, जो कि उनके फूड पाइप्स के और लाइक आप कह सकते हो बिटवीन द फूड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होता है। सेल्यूलोज जो होता है वो वहाँ पे भी डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन ह्यूमंस में उस तरह के किसी तरह के बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है। वो बैक्टीरिया की एब्सेंस में हम सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं कर पाते, इसलिए हमारे अंदर ये प्रोसेस नहीं होता। अब मैं बात कर रही हूँ सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म की, जो कि है अमीबा। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म ऐसा है कि ये किस तरह से, लेकिन ये प्रोसेस पूरा वैसे कर रहा है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन सब कुछ हो रहा है। तो अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है विच इज ट्रैपिंग द फूड विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स फीट। आप ये देख सकते हो, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यहाँ पे जो कि फूड को ट्रैप करने में हेल्प कर रहे हैं। ये है finger like projections which are helping in trapping of this food. This is called pseudopodia. Okay, अब जो food article है it will reach and vacuoles, food vacuole will be formed. Okay, इस food vacuole पे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम्स में, जो कि एक सेल ऑर्गेनेल है, वो एक्ट करते हैं, डाइजेशन करते हैं, और डाइजेशन के बाद जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है इट इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ अमीबा थ्रू द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द सॉलिड फूड पार्टिकल इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। ठीक है, याद करिए, जब अमीबा के प्रोसेस ऑफ फूड इनटेक के बारे में कोई क्वेश्चन आता है तो अमीबा इनटेक द फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। सो इन दिस क्लास हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है अबाउट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हमको पता चला कि ह्यूमन बीइंग्स में किस तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है और हर एक ऑर्गन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसके अलावा वी लर्नड अबाउट नॉट ह्यूमंस बीइंग बट ऑल्सो रूमिनेंट्स एंड अमीबा, किस तरह से उनमें न्यूट्रिशन परफॉर्म होता है। सो आई होप ये आपके लिए क्लियर है और आई होप कि आप आराम से अब इस चैप्टर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। विद दैट एक्सपेक्टेशन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग फ्रॉम शिक्षास्त्र एजुकेशन।